देखिए, मिलेनिज्म इन माथ, मैं कल आपको हेड लिखा था, मिलेनिज्म इन माथ इवोल्यूशन का चैप्टर है, इसमें देखिएगा मिलेनिज्म इन माथ पतंगा, जो कीड़ा, उसमें मिलेनिज्म क्या होता है। देखो इधर मिलेनिज्म इन माथ में आपको बताया गया है व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट अकर्स इन इंग्लैंड। पहले इतिहास सुन लीजिए फिर इसका देखते हैं। इंग्लैंड में 1850 के दशक में जब इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, मतलब इंडस्ट्री अगर रही भी होगी तो कम रही होगी, वाइट विंग्ड माथ, कौन वाइट विंग्ड माथ जो है आप क्या था, प्रीडोमिनेंट था, ढेर सारी संख्या में थे वाइट विंग्ड माथ, और ब्लैक विंग्ड माथ कम था, जिसको आप डार्क कलर आपके इसके भाषा में बोलते हैं, एनसीईआरटी भाषा में। वाइट विंग्ड माथ जो था उसकी संख्या खूब ज़्यादा थी, और जाना मतलब एक झुआ नहीं, एक काफ़ी संख्या में रहे होंगे, गिनती नहीं गिनी जाती। और जो ब्लैक विंग्ड माथ था या डार्क विंग्ड माथ था उनकी संख्या कम थी। कारण क्या था, जिस ओक ट्री पर, देखिए सुन नहीं पाएंगे बेचारे, जिस ओक ट्री पे वो रहता था ओक ट्री का ट्रंक भी वाइट कलर लगभग था, उसी पे लाइकेन ग्रो किया था, वाइट कलर लाइकेन भी ग्रो किया हुआ था। तो अपने को वो इधर देखिए कामोफ्लेज शो करता था, अर्थात अपने आप को हिडन रखता था। किसमें हिडन रखता था, अपने आप को छिपाए रखता था, किसमें, लाइकेन के साथ ट्रंक पे। एक माथ था कीड़ा बिटसन बिटलेरिया, नाम सुन लीजिए, बिटसन बिटलेरिया, हम लिख दे रहे हैं, हर याद नहीं करें। बिटसन जो है बिटलेरिया था वो, वाइट कलर्ड माथ, वाइट विंग्ड माथ, कलर नहीं, वाइट विंग्ड माथ ओक ट्री ट्रंक पे रहता था, जिसका ट्रंक भी लगभग वाइट सफ़ेदा नहीं होता वैसे ही। लाइकेन उसी पे ग्रो किया हुआ था, उस ट्रंक पे लाइकेन भी वाइट कलर का, वाइट कलर का माथ, वाइट कलर का लाइकेन, और वाइट कलर का क्या, ट्री ट्रंक। तो मैचिंग था सब। तो सफ़ेद जो प्रेडेटरी बर्ड्स थी, जो प्रेडेटरी बर्ड्स उस मांस को पहचान नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उसकी संख्या ज़्यादा थी, अर्थात उनको प्रे कम बना पाती थी। लेकिन ब्लैक वाले सफ़ेद वाले पे, वहीं पे सफ़ेद वाला जो सफ़ेद विंग वाला था माथ, वो तो प्रोटेक्टेड था, लेकिन जो ब्लैक कलर्ड विंग वाला था, ब्लैक विंग्ड माथ या आपका डार्क विंग्ड माथ, बोलिए डार्क विंग्ड माथ, जब पोल्यूशन, हाँ सॉरी, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले बता दें, जब इंडस्ट्री के पहले, फिर सुन लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था इंग्लैंड में, एक माथ था वाइट कलर्ड विंग वाला, ओक ट्री ट्रंक पे रहता था। कहाँ रहता था, ओक ट्री ट्रंक पे, उसी ट्रंक पे ग्रो किया हुआ था लाइकेन, लाइकेन सफ़ेद कलर का, माथ सफ़ेद कलर का, ट्रंक भी लगभग सफ़ेद कलर का। तो मैचिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रेडेटरी बर्ड्स उनको पहचान नहीं पाती थी। चलो भाई ठीक है। फिर क्या हुआ, ब्लैक कलर, ब्लैक विंग्ड या डार्क विंग्ड माथ, उनकी संख्या कम थी, डार्क विंग्ड माथ वालों की संख्या कम थी। कारण क्या था, डार्क विंग्ड माथ जो थे उनकी संख्या कम क्यों थी, उसके पीछे कारण था क्योंकि सफ़ेद लाइकेन के ऊपर ब्लैक कलर का डार्क विंग्ड माथ जो था,
आसानी से प्रीडेटरी बर्ड्स तो पहचान लिया जाता था। अरे बोलिए ना, पहचान लिया जाता था। और उसको क्या होता था, उसको प्रीडेटरी बर्ड्स मार डालती थी। मारने में खा जाती थी, मार मार के, प्रे था वो। तो इसलिए काले वाले का संख्या कम थी, सफ़ेद वाले की संख्या ज़्यादा। बोलिए हाँ। ये देखिए दूसरी बात क्या हुई फिर, जब 1950 के दशक में, 1850 में था, 1900 के दशक में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, जब इंडस्ट्री डेवलप हो गई इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं जो थे लाइकेन को ख़त्म कर दिए। क्योंकि लाइकेन पोल्यूशन का इंडिकेटर, क्वेश्चन पूछता है आपसे, लाइकेन एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। जो लड़के पुरानी बुक से पढ़ रहे हो अपनी बुक को, इधर ध्यान दीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। जो लड़के पुरानी बुक से पढ़े, पहले तुरंत नई बुक खरीद ले, न्यू प्रिंट वाली, क्योंकि ढेर सारे टॉपिक भी निकाल दिया गया है, ढेर सारे टॉपिक भी निकाल दिए गए हैं। इसलिए नई बुक जरूर खरीद लीजिए आप, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। फालतू बकवास चीज़ें पढ़ के जाएंगे, वो नहीं याद आएगा, जो आना है वो बेकार हो जाएंगे आप। नई बुक जरूर खरीद, न्यू प्रिंट वाली, 11, 12 दोनों की बुक खरीद लीजिए न्यू प्रिंट वाली। क्योंकि चैप्टर गायब हो तो गायब है, लेकिन उसमें से कुछ मैटर भी, चैप्टर जो बचा हुआ उसमें से मैटर काफ़ी गायब कर दिया है। इसलिए आप लोग को मैं नेक्स्ट सलाह दे रहा हूँ, आप 11, 12 दोनों की बुक नहीं खरीद लीजिए, बहुत महंगा नहीं आएगा, 220 रुपये का एक आता, दोनों 240 रुपये तक, 440 रुपये तक आएगा 11, 12 दोनों की। तो ये तो आपका परम कर्तव्य है कि नई बुक खरीद के उसको उसी को, और न्यू प्रिंट देखिएगा, पुराना रखा हुआ मत लीजिएगा, कदम को न्यू प्रिंट चाहिए। हमारी बात समझ पा रहे हैं, उसी से पढ़ाई करिए, पुरानी बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि देख रहे बहुत सा मैटर इसमें से निकाल दिया गया उसमें से। बहरहाल तो मैंने क्या कहा, जब इंडस्ट्री डेवलप हो गई, धुएं निकलने लगे, धुआं जब पेड़ तक पहुंचने लगा तो लाइकेन को मार डाला, लाइकेन मर गया। बोलिए ना। और जो ट्री ट्रंक था उस पर कार्बन पार्टिकल जमने लगे। बोलिए ना, जमने लगे, लेकिन फिर भी अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लाइकेन तो गायब हो गया सफ़ेद वाला, जो ट्री ट्रंक था उस पर क्या जम गए, सब ब्लैक ब्लैक सूट मतलब समझते हैं, धुएं का पार्टिकल, समझ रहे हैं ना, जम गया, कार्बन पार्टिकल जम गया, वो भी ब्लैक इस कलर में हो गया। अब उस पर सफ़ेद कलर वाला माथ आसानी से पहचान लिया जाता था। कौन पहचानता था, बोलिए, प्रीडेटरी बर्ड्स। और सफ़ेद वाले को मार मार खा जाती थी, लेकिन काला वाला अडेप्टेड था, क्योंकि डार्क विंग्ड और डार्क ट्रंक दोनों मैच करते थे, इसलिए उस पर नहीं पहुंच पाती, नहीं खा पाती थी, लेकिन सफ़ेद वाले खा देती थी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उनकी संख्या क्या हो गई, सफ़ेद वाले की संख्या कम और ब्लैक वाले की संख्या ज़्यादा। आप समझे हो। अब भैया समझ में कितने का बता डाले कुल। तीसरा क्या हुआ, फिर एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। फील्ड एक्सपेरिमेंट तो देखा ये गया कि रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में, जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, वहाँ पे सुटेबल कौन है, वाइट विंग्ड मॉथ। बोलिए ना। और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है वहाँ के लिए सुटेबल कौन है, वहाँ के लिए सुटेबल है डार्क विंग्ड मॉथ। ये इंडिकेट कर रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आज भी हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन आज भी हो रहा है। बोलिए ना। ये तो सामान्य बातें बता, और एक आध दो बातें बता दें आपको। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, DDT रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो, DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक केमिकल पेस्टिसाइड है, इसको इंसेक्टिसाइड में रखते हैं, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं ना, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड है DDT, डिफायर डाइक्लोरो, डिफायर डाइक्लोरोडाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन।
यह इंसेक्ट को मारता है लेकिन हानिकारक भी है हमारे सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए, मछलियों की सेहत के, सबके लिए हानिकारक है DDT। तो छिड़काया जाता है किसके लिए? मच्छर के लार्वा को मारने के लिए। नलिया मच्छर के लार्वा रहते हैं ना, उनको मारने के लिए छिड़का जाता था। वो DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स पोल्यूटेंट है। मच्छर में ऐसा जीन डेवलप हो गया कोई DDT से मरता ही नहीं। मच्छर के लार्वी में ऐसे जीन डेवलप हो गया कोई DDT से नहीं मरता। जब DDT से नहीं मरता तो इसका मतलब क्या, वो रेजिस्टेंट हो गया उसके प्रति। लेकिन हम तो रेजिस्टेंट नहीं हो पाए DDT के प्रति। वो जो है DDT पानी से बहता है, नाली से नाले से जाता है, वो मछली के पेट में जाएगा, मछली के पेट से आदमी के पेट में चला गया, मछली के साथ DDT आपकी बॉडी में चला गया। अब जो मॉस्किटो को मारने चले थे तब धीरे धीरे, अब डोज कम है इसलिए आपको पता भी नहीं चले, धीरे धीरे आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस भी होता रहेगा। समझे? खाओ खूब मछली। तो मैं क्यों बता रहा था, DDT का छिड़काव किया था मच्छर के लार्वा को मारने के लिए, लेकिन मच्छर के लार्वा के पास ऐसा जीन डेवलप हो गया कि वह इंसेक्टिसाइड DDT से मरते नहीं हैं। दूसरी बात, हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, रोग जब हो जाता है बैक्टीरियल डिजीज तो हम लोग एंटीबायोटिक्स से खाते हैं ना। ये बुक का सब लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सब बुक में है ये। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, पीछे नहीं आगे ही है। कहाँ वहाँ जा रहे हो भाई? और आगे जाओ। बस मिलनियम मात वही है, देखिए आपके सामने इधर वाला हो गया। उससे के नीचे एक सब एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम नोटेटम्स उत्पन्न किया गया था। उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। बाद में ढेर सारे एंटीबायोटिक्स बनाए गए, फ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम, फेनिकाल, सेपेक्सिम, ढेर सारे एंटीबायोटिक्स बने। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को तो किल कर देता है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं टाइफाइड के ही जो क्या हो गए, एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो गए हैं, अर्थात उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिजीज का आजकल किए रहेंगे। उसके लिए न्यू कम्बिनेशन का एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब माइंड मेड है। आप DDT का छिड़काव किए मच्छर को मारने के लिए। अरे बोलो हाँ। मच्छर का लार्वा तो मरा नहीं, हम खुद ही मरने लगे। बोलिए DDT के प्रति रेजिस्टेंट कौन हो गया? DDT के प्रति कौन रेजिस्टेंट हो गया? मच्छर का लार्वा। उसके अंदर ऐसा जीन डेवलप हो गया कि मच्छर का लार्वा मरता ही नहीं, इसको रेगुलर लार्वा कहते हैं। मच्छर तो बनेगा ही तब। लेकिन वही DDT हम लोग के लिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा कहाँ पहुँचा था? हमारे बॉडी में। जब हमारे बॉडी में जाएगा तो नुकसान ही करेगा। बोलिए, दो बातें हो गई। अभी दो बातें नहीं, इस और भी देखना है। तीसरी बात आपको बता दें, मैंने अभी आपको बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया है जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए मिलनियम मात 60 टर्म में आपको लिख कर समझा दे रहे हैं। अगर दिमाग रहेगा समझ लीजिएगा, नहीं 3 घंटा लिखे वही में। मिलनियम मात 1850 ईस्वी में, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंग्लैंड, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। तो वाइट विंग्ड मॉथ था, वाइट विंग्ड मॉथ,
वाइड विंग moth were abundantly present ये वाइड विंग माथ एबंडेंटली प्रेजेंट क्यों प्रेजेंट था? क्योंकि वहाँ पे क्या था? लाइकेन वाज वाइट कलर्ड। लाइकेन कैसा था? वाइट कलर का था। लाइकेन कैसा था? वाइट कलर। लाइकेन कैसा था? वाइट कलर्ड। ओक ट्री कैसा था? ओक ट्री ट्रंक कैसा था? वाइट कलर्ड। तो क्या होता था? वाइड विंग्ड moth protect them in lichen. From predatory birds. predatory birds. मैंने कहा है इंग्लैंड की बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 1850 के दशक में। बोलिए ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ख्याल करिएगा। इन इंग्लैंड तो वाइट कलर कैसा था? वाइट विंग्ड मॉथ था, एबंडेंटली प्रेजेंट थे। लाइकेन वाज वाइट कलर्ड। लाइकेन भी वाइट कलर का था, वो भी प्रेजेंट था। ओक ट्री ट्रंक वाइट कलर था, वो भी प्रेजेंट था। वाइड विंग प्रोटेक्ट देम इन लाइकेन फ्रॉम प्रेडेटरी बर्ड्स। वाइड विंग माथ अपने आप को कहाँ प्रोटेक्ट किया था? लाइकेन में। इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला माथ हो गया। डार्क विंग्ड मॉथ moths were less in number, डार्क विंग्ड मॉथ्स जो थे वो कितने नंबर में थे? संख्या में कम थे। वेयर लेस इन नंबर, इनकी संख्या कम थी। हो गया। वेयर लेस इन नंबर क्यों? बिकॉज they were easily identified by predatory birds. predatory birds के द्वारा। हो गया। predatory birds डार्क विंग्ड मॉथ क्या था यहाँ पे? वेयरलेस इन नंबर। कारण क्या था? आसानी से पहचान लिए जाते थे। बोलिए यार, हाँ या ना? का समय में आया?
वही सर, वाइट वाले मतलब कम ग्लेज हो जाते हैं, वाइट टाइप के साथ, वो डार्क वाले नहीं। हाँ ये उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि या फिर बर्ड इसको चबा जाते हैं इसको। अरे वही हाँ चबा जाती थी, बस वही बात है। हो गया, हो गया। दूसरी बात देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ इंग्लैंड में? 1950 दशक में दिया होगा, बुक में दिया 1950 दशक, वही मिलेगा। वही 1950 सकल बोल 1920। in England when industrialization occurs, industrialization occurs in 1920s, तो क्या हुआ? लाइकेन बोलो ना जी, लाइकेनवेयर एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट खत्म हो गए। सूट पार्टिकल make the trunk, कौन ट्रंक? ट्री ट्रंक डार्क। ट्री ट्रंक को डार्क कर दिया, देन नंबर ऑफ wide winged moth where decreases because they were easily identified by predatory birds. देखो इधर देखिए, लेकिन क्या हुआ? ये वाइड विंग्ड मॉथ, नंबर ऑफ डार्क विंग्ड मॉथ where increases due to natural selection. Because they
are adapted, they were adapted for they were adapted for industrial condition. New environmental condition हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये लड़के सुनो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय एक बात, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो वाइट विंग्ड मॉथ, ऐसे याद कर लीजिए, इतना याद करता वो moths were prominent लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन dark winged were इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर दो शब्द में 2 लाइन लिखा हो, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन के याद हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले लाइकेन जब था तो वाइट विंग्ड मॉथ प्रीडोमिनेंट था, वेयर प्रीडोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब क्या, प्रोमिनेंट में उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जब इंडस्ट्री हो गया तब कौन ज़्यादा सर्वाइव करने लगा, डार्क विंग्ड, बोलिए ना। इसका मतलब उसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा, इस समय ब्राउन वाला अडैप्टेड नहीं था, इस समय सफ़ेद वाला अडैप्टेड नहीं था, बोलिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कहाँ पे, इरेज कर दे रहे हैं इसको, अब देखो आगे, नेक्स्ट है, आप देखिएगा, इन रूरल एरिया कौन सर्वाइव बेटर करेगा, रूरल एरिया ग्रामीण इलाके में कौन सर्वाइव बेटर करेगा, हाँ बोलिए, जल्दी दिमाग लगे अपना बताइए तो, हाँ वाइड विंग रूरल एरिया में क्या होगा, वाइड विंग्ड सर्वाइव मोर, पहली बात क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया सिटी में ज़्यादा होती है,
दूसरी बात, इन इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है? इंडस्ट्रियल एरिया डार्क विंग्ड मार्सवेयर सर्वाइव मोर। समझे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एरिया में देखे, रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं था, सूट पार्टिकल नहीं था, तो लाइकेन तो प्रेजेंट था। लाइकेन के बीच अपने को छिपाए रखा कौन? वो वाइड विंग मॉथ। बोलिए ना, वाइड विंग मॉथ, या मॉथ लिख लीजिए आगे, मॉथ सर्वाइव मोर। मोर सर्वाइव कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है? वाइड विंग मॉथ वहाँ पे क्यों सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं है। बोलिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में जब जाएंगे तो वहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा? डार्क विंग मॉथ। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में लाइकेन गायब हो चुका रहेगा। सूट जो है डस्ट पार्टिकल्स या सारी सूट पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल्स क्या होगा? डार्क कलर हो जाएगा। इससे वहाँ पर उसका सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है भी आपको? बोलिए। पढ़ना आप ही को है। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस एग्जाम्पल so that natural selection in action it means इम्तिहान नहीं जाना का हो आज? नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, सो दैट नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। बोलिए ना, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। हो गया? ये नेचुरल सिलेक्शन एक्शन दे रहा है, एडाप्टेशन जहाँ करवा रहा है। आगे देखिए, ये रेस करे। हाँ, बात ना करो भाई। अगला जो आपको देखना है उसको देखिए। एक ठो है एग्जाम्पल नंबर 2, DET रेजिस्टेंस इन मॉस्क्वीटो। DET रेजिस्टेंस इन मॉस्क्वीटो। हाँ, पीते पीते जाइए। DET रेजिस्टेंस इन मॉस्क्वीटो। DET रेजिस्टेंस इन मॉस्क्वीटो का मतलब होता है, क्या है ये? DDT मतलब होता है DET रेजिस्टेंस इन मॉस्क्वीटो। DDT क्या है? इसका फुल फॉर्म है डाइफेनाइल फिनिल ट्राई
क्लोरो इथेन है ये क्या है? DDT इज एन इंसेक्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता था? यूज फॉर इंसेक्टिसाइड्स, यूज फॉर किसके लिए? किलिंग द, यूज फॉर किलिंग द मॉस्किटो लार्वी। लार्वी, लार्वा को प्लूरल बनाना चाहते लार्वी लिख देंगे। हेंस, इसलिए क्या हुआ? हेंस हेंस इसलिए क्या होगा? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? रेजिस्टेंट जीन डेवलप्ड इन मॉस्किटो, मॉस्किटो हो गया। हेंस तो क्या हुआ? These mosquito becomes resistant to insecticide, they were unaffected, they are unaffected by insecticide। सिमिलर इफेक्ट है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। Nowadays large number of bacteria becomes resistant to किसके पर रेजिस्टेंट हो गया? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। हो गया। पहला एग्जाम्पल क्या था? मिलेनिजमिन इन माथ। ये तीनों एग्जाम्पल जो है बताइए कैसे होंगे? नेचुरल है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा है? ये नेचुरल है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जानते हैं ना? मानव मेड, मैन मेड। ये मैन मेड है कि अपने आप हुआ ऐसा? अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन आदमी नहीं किया होता तो क्या ये माथ डेवलप्ड होता? अगर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव न करते तो क्या मॉस्किटो इसके प्रति रेजिस्टेंट होता? एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरिया न खाते बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्या बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट क्या होता? रेजिस्टेंट होता? नहीं। तो ये सब क्या है? दीज आर, याद करना क्वेश्चन पूछता है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है इंड्यूस्ड बाय मैन, evolution induced by human being। इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस किया गया। और ये तीन एग्जाम्पल है किसके? नेचुरल सिलेक्शन के, याद रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। कोई परेशानी बताइए? ये भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? क्लू प्रोवाइड करता है अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। दे प्रोवाइड क्लू अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये भी एविडेंस प्रोवाइड करता है। पहला मिलेनियम मार्क बताया डार्क एरिया में, ये देखिए नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में कौन? वाइड विंग मॉथ सरवाइव करेगा। बोलो ना यार, इसका दो ही लाइन में आप समझ सकते हैं ऐसे। कहाँ पे कौन? वाइड विंग्ड, एक शब्द में वाइड विंग्ड मॉथ किस में सर्वाइव कर रहा था? नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में। बोलिए ना, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में। और डार्क विंग्ड मॉथ, मॉथ कहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया में सर्वाइव कर रहा था। ये सर्वाइव करने का रेट है, सर्वाइवल रेट। इंडस्ट्रियल एरिया किसका ज़्यादा था? नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में। नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में किसका था? वाइड विंग का। 21 शब्द में याद कर लो, का फायदा। और डार्क विंग मॉथ किस में सर्वाइवल था? इंडस्ट्रियल एरिया में। बात हो गई खत्म। 3 एग्जाम्पल हैं, आप बुक में लिखा हुआ एग्जाम्पल है ये। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया नहीं दिया, लेकिन डीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो दिया हुआ है। मिले कभी नहीं लोग के, ना मिले ना? प्रभु जी कृपा है सब। हो गया? तो यू का होगा, नहीं होगा तो कब याद कर लो तू, तब हो गया। अब इसके बाद आपको देखते हैं
इरेज कर दे इसको। नेक्स्ट देखिए, एकाग्र तो कहीं पे दिया हुआ है और वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्राप्त प्रमाण, दो एविडेंस और लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, कहीं पर है ये प्राप्त प्रमाण, सत्तम आठवां जो भी हो। सुनो, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स का प्रमाण है, सम ऑर्गन्स are in human being becomes क्या है, becomes vestigial today, but they were functional in ancient time, हो गया। तो जैसे देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है इसका, वर्मी फार्म अपेंडिक्स। दूसरा एग्जाम्पल है विजडम टीथ, कॉक्सिजियल वर्टिब्री, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना की मांसपेशियां। ह्यूमन बीइंग की बात बता रहे हैं, ढेर सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। वर्मी फार्म अपेंडिक्स सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हमें इसमें जरूरत नहीं है, ये दो तीन लिखे खाली हैं, बहुत सारे। विजडम टीथ, अक्कल दांत 24-25 साल में आता चबड़ा फोड़ बहुत दर्द करता है। कॉक्सियल वर्टिब्री, पुच्छ कशेरुका, पूंछ में पाया हुआ जो वर्टिब्री है। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, आप अपने काल को नहीं हिला सकते हो, भैंस गाय को देखे हो,
भैंस का अपने कान को हिला लेती हैं। कुत्ते को भी कहेंगे आओ, जिसे करेंगे तो अपना कान आगे तरफ खड़ा करके आपकी तरफ आ जाएगा, बोलिए ना। फिर जब कहेगा तो फिर पीछे कान कर सकता है, लेकिन आप अपने कान को हिला नहीं सकते। हिला ले जाने में बहादुर हो तो ऐसे हिलाओ, कुकुर एक तरह से ऐसे हिलिए, नहीं हिलेगा, अपने मन से नहीं हिलेगा यार। अब कान पकड़ के हिले बस हिलवे करिए। तो वो मसल्स ऑफ ईयर पिंडा नॉन फंक्शनल है। और निग्रेटिंग मेम्ब्रेन भी है, निमेशक पटल, यहाँ पे रेड कलर पाई जाती है। समझ रहे थे, कुछ बता दिया हमने। एक और एविडेंस लिख लीजिए, बस लास्ट है एविडेंस ये। एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। एविडेंसेस फ्रॉम connecting link. Evidences from connecting link। 8 में जो भी होगा, ये देखिए, some organism contain character of two groups। 2 ग्रुप्स के कैरेक्टर रखते हैं। पहला, जैसे एग्जांपल देखिए, युगलिना किसकी विसंयोजक कड़ी है? Euglena is connecting link in between, connecting link in between, connecting link in between किसकी विसंयोजक कड़ी है? प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट की तरफ फोटोसिंथेसिस भी करता है, एनिमल की तरह क्या करता है ये, बोलिए ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है पेरीपेटस। ये भी कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके विसंयोजक कड़ी है? 2, एनिलिडा और किसके बीच में? आर्थ्रोपोडा के विसंयोजक कड़ी है, आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल है तीसरा आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्टेरिक्स, ये मिसिंग लिंक है। ये क्या है? मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक मतलब आज नहीं है, लेकिन जब था तो वो कनेक्टिंग लिंक था। मिसिंग लिंक है, किसके किसके विसंयोजक मिसिंग लिंक है? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, बोलिए ना। वैसे ही एकिडना होता है। एकिडना ये एग लेइंग मैमल है। मैमल्स, ये किसकी विसंयोजक कड़ी है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की विसंयोजक कड़ी है। ये कुछ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनिलिडा सार्थ्रोपोडा का विकास हुआ। यह आर्कियोप्टेरिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? रेप्टाइल्स बर्ड्स का विकास हुआ। यहाँ पर एकिडना, तो इसका रेप्टाइल से किसका विकास हुआ? मैमल्स का विकास हुआ। ये प्रमाण कर देता है कि जो विकास हुआ किससे किसका विकास हुआ, एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। ये आपके एविडेंसेस खत्म हो गए, मिलेनिज्म भी खत्म हो गया। आगे आपको पढ़ना होगा हमारे समझ से एडाप्टिव रेडिएशन है क्या। अगला इसके बाद टॉपिक है एडाप्टिव रेडिएशन, हमारे जहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगला हेडिंग यहाँ पे लिख के छोड़ेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। कल हमारी मुलाकात फिर होगी आपके साथ। अगला टॉपिक जो है पढ़ना है वो है एडाप्टिव
रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ना है। हो गया, इरेज कर दें। कल मुलाकात फिर होगी हमारी आपके साथ, चलते हैं, बाद में मिलते हैं फिर।